कुछ बेखौफ छात्र चेतावनी को नजरअंदाज करके बंद सड़क की चेन खोल देते हैं और बॉर्डर के पास स्थित बोर्डिंग झील पर कैंपिंग करने निकल जाते हैं। इस झील पर पहले एक दर्दनाक हत्या हो चुकी थी। 4 कॉलेज छात्र यहाँ कैंपिंग करने आए थे। रात में किसी अज्ञात हमलावर ने हमला किया। 3 लोग मारे गए और केवल एक ही जिंदा बचा, लेकिन उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। इसी वजह से एक युवक को हत्यारा मानकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मामला अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं था। लेकिन इन छात्रों को इसकी परवाह नहीं थी। रात होते ही सभी लोग आग के पास बैठकर हंसी मजाक करने लगे। यांग तो खुद ही असली हत्यारे को पकड़ने की बात करने लगा, लेकिन कहते हैं मुसीबत को बुलाओगे तो वह जरूर आएगी। चारों अपने अपने टेंट में सोने चले गए। तभी अचानक बाहर से किसी राक्षस जैसी आवाज आने लगी। अन्ना डर गई। उसके पास सो रही लिसा भी जाग गई और वह भी घबरा गई। दूसरी तरफ आवेई भी जाग गया। उसने आवाज सुनी और बाहर जाकर देखने लगा कि आखिर बाहर क्या है। काफी देर तक आवेई वापस नहीं आया और बाहर की आवाजें भी बंद नहीं हुई। टेंट के अंदर बैठे बाकी लोग और ज्यादा डर गए। तभी अचानक आवेई हंसते हुए वापस आ गया। उसने बताया कि बाहर कुछ भी नहीं है और उसने सबको सिर्फ डराने के लिए मजाक किया था। वह बस अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था। कुछ देर बाद लिसा टेंट से बाहर निकली। वह जंगल की तरफ गई ताकि पेशाब कर सके। वेई को लगा कि उसका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह भी उसके साथ चला गया। उधर टेंट में अब सिर्फ चांग फांग, नान और अन्ना रह गए थे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक टेंट गिर पड़ा। चांग फांग नान को पहले लगा कि शायद यह भी आवेई की शरारत है, क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले सबको डराया था। लेकिन तभी बाहर से एक आदमी आया जिसके हाथ में चाकू था। उसने सीधे चांग फांग नान पर हमला कर दिया। चीख सुनकर आवेई और लिसा तुरंत वापस दौड़े। उन्होंने चांग फांग नान को बुरी तरह घायल देखा। हालांकि उसकी सांस अभी चल रही थी, लेकिन उसने सबको तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसका कहना था कि हत्यारा दोबारा लौट सकता है। तीनों वहां से भागने लगे। भागते समय लिसा का पैर फिसल गया और उसका टखना मुड़ गया। अब दोनों उसे सहारा देकर ले जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद लिसा रुक गई। उसने कहा कि इस तरह तीनों का बच निकलना मुश्किल है, इसलिए वह वहीं रुक जाएगी और बाकी दोनों जाकर मदद लेकर आई। इतने खतरनाक जंगल में घायल होने के बावजूद लिसा वहीं अकेली रुक गई। दूसरी तरफ आवेई और अन्ना साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। अन्ना पूरे रास्ते उससे बात नहीं कर रही थी। कारण यह था कि कुछ समय पहले स्कूल में उसके बारे में एक अश्लील फोटो की अफवाह फैली थी। उस अफवाह के बाद उसका परिवार शर्मिंदा हो गया था और स्कूल के छात्र भी उससे दूर रहने लगे थे। सिर्फ उसकी दोस्त लिसा ही हमेशा उसके साथ खड़ी रही। लिसा ने अन्ना से कहा था कि वह फोटो आवेई ने लीक की थी। जब आवेई को इस आरोप के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कहा कि ऐसी कोई फोटो कभी थी ही नहीं। शुरू से आखिर तक ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी ताकि अन्ना की बदनामी हो सके। लेकिन अन्ना ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आवेई ने उससे पूछा कि अगर सच में ऐसी फोटो थी तो उसे आखिर किसने देखा। अन्ना ने जवाब दिया, लिसा। तब आवेई ने कहा कि यही तो सच्चाई है। फिर भी अन्ना को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह समझी कि आवेई किसी और पर इल्जाम डाल रहा है। आवेई कुछ और समझा पाता उससे पहले ही एक चाकू आकर उसके सीने में धंस गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अन्ना भागी नहीं। असल में नकाब के पीछे लिसा थी। शुरू से जो घायल होने का नाटक हुआ था वह उसी की योजना थी। उसने अन्ना को आवेई के खिलाफ भड़काया और इस कैंपिंग का पूरा प्लान सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आवेई को इस सुनसान झील पर मार सके। इसके बाद दोनों ने आवेई की लाश को झील में डुबोकर सबूत मिटाने की योजना बनाई। दोनों कार लेकर भागने लगे, लेकिन कार की चाबी नहीं मिली। उन्हें याद आया कि चाबी आवेई की जेब में रह गई है, इसलिए वे वापस लौटे। अन्ना तैरना जानती थी, इसलिए उसने जल्दी ही चाबी निकाल ली। दोनों फिर कार लेकर निकल पड़े। रास्ते में अन्ना ने लिसा से पूछा कि क्या आवेई सच बोल रहा था। तब लिसा ने सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि ऐसी कोई अश्लील फोटो कभी थी ही नहीं। वह सिर्फ एक झूठी अफवाह थी जो उसी ने फैलाई थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अन्ना किसी और के करीब न जाए और हमेशा उसी की दोस्त बनी रहे। यह सुनकर अन्ना पूरी तरह टूट गई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान कार का नियंत्रण छूट गया और वह जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कुछ देर बाद एक आदमी वहां पहुंचा और उनसे पूछा कि वे ठीक हैं या नहीं। लिसा ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी दोस्त बेहोश है। उस आदमी ने कार में एक सांप डाल दिया। शुरू में लिसा को लगा कि शायद वह उनकी मदद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने अन्ना से पूछा कि चाकू कहाँ है। अन्ना हैरान रह गई। लिसा ने कहा कि वही चाकू जिससे चांग फांग नान पर हमला हुआ था। अन्ना ने साफ कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। तभी दोनों को एहसास हुआ कि चांग फांग नान को किसी और ने मारा था, यानी असली सीरियल किलर अभी भी जिंदा था। अब उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने खड़ा आदमी ही असली हत्यारा है। दोनों तुरंत भागने लगे। उन्होंने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गए, लेकिन रास्ते में कार उछल गई और हत्यारा उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद अन्ना होश में आई तो उसने खुद को कार में फंसा हुआ पाया। उसने लिसा को जगाया और भागने के लिए कहा। लिसा पहले उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अन्ना के समझाने पर वह भाग गई। हत्यारे ने भी तुरंत उसका पीछा नहीं किया। आखिर में दोनों बच नहीं पाए। दोनों को पकड़ लिया गया, उनके सिर पानी से ढक दिए गए और उन्हें एक टेंट में फेंक दिया गया। उनके साथ आगे क्या हुआ ये फिल्म नहीं दिखाती। आखिरी दृश्य में अन्ना जिंदा दिखाई देती है, लेकिन उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है, बिल्कुल उसी इकलौते बचे व्यक्ति की तरह। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि यह फिल्म 1960 में हुई बोर्डिंग झील की वास्तविक घटना से प्रेरित है। जहां तक मेरी राय है, फिल्म थोड़ी बोरिंग लगी। कहानी बहुत साधारण है और ज्यादा रोमांचक नहीं लगती। बस इतना
इतना ही, फिर मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।